एक्सप्लेन करके लिखी हुई है, आप लोग अपना फॉर्मूला वाइज देख सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वैल्यू निकालिए सर। 101 सर सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते थे हम लोग, है ना यार। सिंपल 101 को 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आ जाएगा। पर यहां पे क्या लिखा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके वैल्यू निकालना है। इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन आपको, जैसे x प्लस ए हो गया, उसके बाद x माइनस ए क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए कि अगर ऐसा एक्सपेंशन आए तो हमें क्या करना है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सबका दिन अच्छा जा रहा होगा। आज हम आ गए हैं पेज सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि है बाइनोमियल थ्योरम। एक सिंपल चैप्टर है, सिर्फ एक फॉर्मूला की मदद से आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। स्कोरिंग चैप्टर होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। हम सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक से लेके आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज जो कि काफी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप सबको सब कुछ क्लियर हो रहा है अभी तक और आपको बहुत यूजफुल हो रही है सीरीज। तो लास्ट सीरीज में या हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फिर फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था। वो फैक्टोरियल आज बाइनोमियल में भी काम आएंगे। फिर परम्यूटेशन पढ़ा था और कॉम्बिनेशन पढ़ा था। मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बॉक्स फिलिंग मेथड के थ्रू। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम का क्या यूज है, सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। वो चैप्टर हमने अच्छे से फिनिश किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। मतलब जब पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर होती है तब उसका एक्सपेंशन क्या होता है। जनरल टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक जनरल टर्म से ही आपके मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल थ्योरम, चाहे आप इसका फॉर्मूला याद कर लो या बेसिक जो आपकी कॉमन सेंस है, आप कॉमन सेंस यूज करके उसको जनरल टर्म फॉर्मूले से सॉल्व कर दो। मैं आपको दोनों तरीके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बाइनोमियल थ्योरम। सर बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब दो टर्म्स, यानी कि जब आपके पास दो टर्म्स हो जाए इसको बोला जाता है बाइनोमियल। ठीक है, अब कई बच्चे सोचते हैं सर 1 + 2x - 3x ये बाइनोमियल होगा क्या। नहीं, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 1 - x। अब ये बाइनोमियल है, ये भी मतलब बाइनोमियल का ही एक पार्ट है, उसको बस डिवाइड कर दिया गया है। समझे। तो इस तरह के चीजों को या इस तरह के ब्रैकेट्स को बोला जाता है बाइनोमियल। अब एक्सपेंशन कब लगेगी, जब यहां पे पावर आ जाएगी। जब यहां पे पावर आ जाएगी इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि दो टर्म्स का एक्सपेंशन आप जब भी करोगे उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब जो हमें पढ़ना है वो है बेटा सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यानी कि जो n है ये क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब उसकी जो एक्सपेंशन होती है सिर्फ उसके बारे में हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ उतना ही दिया हुआ है। तो होता कैसे है सर, एकदम जल्दी से दो मतलब सॉल्व करना बहुत आसान है इसको। x + y का पावर n। तो सर आप क्या करेंगे, पहले तो nc0 x का पावर n y का पावर 0 प्लस nc1 x का पावर n-1 y का पावर 1, nc2 x का पावर n-2 y का पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट में जाता है ncn x का पावर 0 y का पावर n। ये आपकी एक्सपेंशन होती है। ठीक है, अब याद कैसे किया जाए सर, जो भी यहां पे पहला टर्म होगा सर उसकी जो पावर है, जो ब्रैकेट है आपकी, वही आपकी हाईएस्ट पावर होती है। यानी कि वो हाईएस्ट पावर से 0 तक जाएगा, हाईएस्ट पावर से 0 तक जाएगा। सेकंड टर्म 0 से लेके हाईएस्ट तक जाएगा। यानी कि सिंपल शब्दों में पहले टर्म की पावर डिक्रीज करते जाना है और सेकंड टर्म की पावर को इंक्रीज करते हुए जाना है इस एक्सपेंशन में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद ये जो nc0, nc1, nc2 इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट एक अलग होता है, ये है बाइनोमियल कॉफिशिएंट। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट। तो हर के साथ अटैच होता हुआ जाएगा, nc0 से स्टार्ट करेंगे अप टू ncn। तो ये आपकी हो जाती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन से आपको कई सारी चीजें समझने की भी होती हैं, जैसे कि हाईएस्ट पावर कभी भी जो आपके ब्रैकेट की पावर है उससे बड़ी नहीं हो सकती, उससे बड़ी नहीं हो सकती। सेकेंड चीज, जब आप इन दोनों पावर का सम करोगे, यहां पे n,
n माइनस वन प्लस n, n माइनस टू प्लस टू n, 0 प्लस n, यानी कि दोनों जो वहां पे टर्म्स आएंगी उनकी जो पावर है वो सम कभी भी इस ब्रैकेट से बड़ा नहीं हो सकता। इस जो ब्रैकेट की पावर है उससे बड़ा नहीं हो सकता बेटा। अगर उससे बड़ा है तो वो टर्म उस वहां पे आएगी ही नहीं, वो टर्म कभी भी आएगी नहीं। दूसरी चीज, अगर ये सम n के इक्वल नहीं हो रहा है तो वो टर्म भी नहीं आएगा। अगर दोनों वेरिएबल है तो, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कोई भी पावर ले सकता है, लेकिन अगर दोनों वेरिएबल हैं तो उन दोनों की पावर का सम ब्रैकेट की पावर के इक्वल होना चाहिए, ब्रैकेट की पावर का इक्वल होना चाहिए। बेसिक चीज, इन बेसिक चीजों को आपको समझना है। ओवरऑल आपको क्या देखना है बेटा, पहले टर्म की पावर डिक्रीज होती जा रही है, सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होती जा रही है, और फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट को आपको अटैच करते हुए जाना है। यह होता है एक नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपेंशन, जहां पे जो n है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इसी चीज को यहां पे दोबारा बताया गया है। ठीक है, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, सर पावर n से स्टार्ट होके 0 तक आ रहा है, n से स्टार्ट होके, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स वो हो जाएंगे n+1, यानी कि जो भी ब्रैकेट की पावर है उससे एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 से मतलब n से लेके वो 0 तक जा रहा है, यानी कि एक 0 वाला टर्म एक्स्ट्रा आएगा। तो इतनी चीजें आपको समझनी है। तो पहला पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ इस एक्सपेंशन की मदद से हम काफी सारी चीजें सॉल्व कर पाते हैं, सिर्फ इस एक्सपेंशन की मदद से। तब बाद में हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म। ठीक है, तो यहीं पे उस चीजों का बाद में और भी हमने आपकी नोट्स के लिए बना दिया है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनरी एक्सपेंशन इज वन मोर देन द इंडेक्स n, यानी कि n+1। उसका रीजन क्या है, सर हाईएस्ट पावर से लेके वो 0 तक जा रहा है, तो इसलिए वो n+1 हो गया। इन एवरी टर्म सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ x एंड a इज ऑलवेज n। ये भी मैंने आपको बताया कि सर जो भी दोनों टर्म्स है उन दोनों के पावर का सम हमेशा इंडेक्स की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो ब्रैकेट की पावर है उसके इक्वल होना चाहिए। द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स आर nc0, nc1, nc2 अप टू ncn। इन सबको बोला जाता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट अलग होता है, अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रहा है तो ये होता है। ऊपर से ये दो फॉर्मूले जो हमने पढ़े थे कि ncr इज इक्वल्स टू ncn माइनस आर, nc0 इज इक्वल्स टू ncn, nc1, यानी कि पहला टर्म, अगर मैं पीछे जाऊं तो सर पहले टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर होगा। सेकंड टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो सेकंड लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बराबर होगा, एंड सो ऑन। ठीक है ना, एक सिंपल से एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, जैसे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब टेक्निकली हम ऐसे लिखते हैं। तो आप देखोगे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है, तो पहले टर्म का जो है वो लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट के इक्वल है। अब अगर a प्लस बी होल क्यूब ले लीजिए आप, तो वो होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। टेक्निकली हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहां पे भी पहले टर्म का कोएफिशिएंट लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर है, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट सेकंड लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर है। तो इस तरीके से आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर मिलेंगे, इस तरीके से आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर मिलेंगे। तो इतनी सारी चीजें हम लोग सिर्फ एक एक्सपेंशन से दिमाग में रखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, उसके एक्सपेंशन में क्या होगा, पहले टर्म का पावर डिक्रीज, सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सिंपल है, सिर्फ एक एक्सपेंशन है। चलिए आगे, हेंस द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, वो इक्वल हो जाता है। दिस द नोटेशन दिस सिग्मा, अब सर यहां पे k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके n तक जा रहा है, तो इसको जब आप एक्सपैंड करोगे वो ऐसे ही बनेगा, nc0 दिस ये। तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। ये दोनों का मीनिंग क्या है बेटा, ये दोनों का मीनिंग है सर, ये बोल रहा है x प्लस a टू द पावर n। इन दोनों का मीनिंग, आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये मिलेगा, और ये क्या हो रहा है सर, पहले टर्म की पावर डिक्रीज हो रही है, दूसरे टर्म की पावर इंक्रीज हो रही है, साथ में बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, तो वो बन जाएंगे x प्लस a का पावर n, x प्लस a का पावर
hen. Hence the theorem can also be stand as x plus a to the power n equals to sigma notation of this n c k, x का पावर n माइनस के, a का पावर k. एक प्रकार से इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म. एक प्रकार से हम इसको बोलते हैं जनरल टर्म. आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे. ठीक है, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन आपको, जैसे x प्लस ए हो गया, उसके बाद x माइनस ए क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन दिमाग में एकदम बैठ जानी चाहिए कि अगर ऐसा एक्सपेंशन आए तो हमें क्या करना है. जैसे x प्लस ए हमने देखा ही था, x माइनस ए में बस क्या होगा बेटा, अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा. याद करने के लिए प्लस माइनस, मतलब जहां जहां a की ऑड पावर आएगी, a पावर 1, a पावर 2 इवन पावर है, a पावर 0, जहां जहां सेकंड टर्म की ऑड पावर आएगी यानी कि अल्टरनेट टर्म्स में, वहां पे आपको माइनस साइन रखना है, बाकी सब जगह पे प्लस रहेगा. सिंपल. उसी तरीके से अगर एक 1 हो जाए तो सर 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है. 1 का पावर आप कुछ भी रखो वो 1 ही होता है. तो इसलिए सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज होते जा रहा है. देखो nc0 x पावर 0, nc1 x पावर 1, nc2 x पावर 2 करते करते तो 1 प्लस एक्स का पावर n. सिंपल. ठीक है, nc0 nc1 nc2 1x x स्क्वायर ऐसे करके जाता जाएगा. वहीं पे 1 माइनस एक्स, तो अब क्या होगा, जहां जहां x की ऑड पावर्स है वहां पे माइनस साइन, यानी कि अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसे जाता जाएगा आपका, ऐसे आपका प्लस माइनस जाता जाएगा. तो ये कुछ एक्सपेंशन है जो आपको याद रखनी चाहिए. ठीक है, ये इनटू है बेटा, ये इसका पावर n फिर ncn, इस तरीके से ये होगा. चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब मतलब आगे वाले कुछ क्वेश्चंस को हमें बस देखना है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन करके क्या होता है. आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, कभी कभार आप छोड़ भी सकते हो, डिपेंड करता है नंबर के ऊपर बेटा. 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर उससे ज्यादा नंबर का है तो आप पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना चाहिए. पर 2 नंबर का भी है तब भी आपको सॉल्व करना चाहिए. जैसे यहाँ पे तो हमें पता है सर पहला टर्म 1 है, तो हम क्या करेंगे, 5 इसकी है तो 5c0 प्लस, या एक काम करिए यहां पे प्लस माइनस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस 5c1 2x का पावर 1 प्लस 5c2 2x का पावर 2 माइनस 5c3 2x का पावर 3 प्लस 5c4 2x का पावर 4 माइनस 5c5 2x का पावर 5. हाईएस्ट पावर 5 जाएगी, उसके आगे जा नहीं सकती. तो अब थोड़ा थोड़ा आपको पीएनसी से याद हो गया होगा कुछ टर्म्स. 5c0 1 होता है, 5c1 5 होता है, 5c2 10 होता है, 5c3 इसी के बराबर है तो 10 होता है, और 2 क्यूब 8x क्यूब हो जाएगा. 5c4 वापस 5, 2 का पावर 4 16x का पावर 4, और 5c5 1 2 का पावर 5 यानी कि 32x का पावर 5. इस तरीके से. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x क्यूब प्लस 80x पावर 4 माइनस 32x पावर 5. ये आपकी एक्सपेंशन हो जाएगी. सिंपल, ये आपकी एक्सपेंशन हो जाएगी. ठीक है, तो अब देखो बेटा बाइनोमियल, अब बच्चे बोलेंगे सर पहला और आखिरी तो इक्वल नहीं हुआ. तो बेटा हमेशा याद रखो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होता है. कोफिशिएंट इक्वल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 है तो उसकी पावर की वजह से वो चेंज होगा. बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं, तो इसलिए एक लाइन ऊपर जाइए. 1 यहां पे भी देखो 1, ये इंटू 1 है. ठीक है, 5 5 10 10 बराबर है ना सर. वो 2 का मल्टीपल उससे मिलने के बाद चेंज हो गई वैल्यूज. तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज जाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट में और कोफिशिएंट में. तो कोफिशिएंट होता है जो टर्म्स के साथ भी है उसका मल्टीप्लिकेशन, और बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है सिर्फ सी वाला पार्ट. ठीक है, इस चीज को बेटा आपको ध्यान रखना है. ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है. और क्वेश्चन करेंगे जैसे यहां पे अब सर 1 नहीं है तो पहला टर्म भी स्टार्ट हो जाएगा 6c0 पहला टर्म का पावर 6, अल्टरनेट प्लस माइनस, सो माइनस 6c1 2x का पावर 5
3 का पावर 1 प्लस 6c2 2x का पावर 4 3 का पावर 2 माइनस 6c3 2x का पावर 3 3 का पावर 3 6c4 2x का पावर 2 पावर रिड्यूस हो रही है बेटा 3 का पावर 4 फिर 6c5 माइनस आ जाएगा 2x का पावर 1 3 का पावर 5 लास्ट में 6c6 2x का पावर 0 3 का पावर 6 इस तरीके से। तो अभी अगर ये एक नंबर में है तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, दो नंबर में है तो एक स्टेप और कर देना है आपको इस सबका एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, तो मैं ये इसको नहीं कर रहा हूं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और 3x प्लस 2y टू द पावर 5। सर सेम टू सेम है, पहला और सेकंड टर्म है पावर 5, तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं कि आप लोग इजीली इसको बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन जरूर हैं सर, ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इवैल्यूएट बोला है तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों को एक्सपैंड कर दो, तो देखो एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो पहले अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे √2 + 1 का पावर 6। ठीक है, फ्रेश कॉपी में आप आराम से उसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसका बेनिफिट बताऊंगा आपको। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे ये हो जाएगा 6c0 √2 का पावर 6, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, 6c1 √2 का पावर 5, 6c2 √2 का पावर 4, देन 6c3 √2 का पावर 3 डॉट 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 6c6 √2 का पावर 6, ये हो जाएगा। अब जस्ट इसी के नीचे आप लिखिए √2 - 1 का पावर 6, तो सर वो क्या होगा, अब अल्टरनेट प्लस माइनस 1 प्लस और माइनस आ जाएगा सर, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आएगा, यहां पे माइनस आ जाएगा, डॉट 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 लास्ट वाले में प्लस ही रहेगा। अब यहां पे एक ऐसी लाइन बना के, आपको प्लस बोला है तो आप प्लस करोगे, माइनस बोलता तो आप माइनस करोगे, तो जैसे हम प्लस करेंगे √2 + 1 का पावर 6 प्लस √2 - 1 का पावर 6, तो देखो बेटा ये ऑड पावर वाले कैंसिल हो रहे हैं, तो ये क्या होगा 2 टाइम्स 6c0 √2 का पावर 6, 6c2 √2 का पावर 4, 6c4 √2 का पावर 2 और लास्ट में 6c6 √2 का पावर 6, ये लीजिए। तो आपको सारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, वरना होता क्या, बच्चा क्या इसको भी पूरा कैलकुलेट करता, फिर इसको कैलकुलेट करता, फिर ऐड करता, तो आपकी कैलकुलेशन सेव हो गई, और यही करेक्ट मेथड होता है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे 601 होता है सर √2 का पावर 6 यानी कि 2 क्यूब हो जाएगा। अब 6c2, तो 6c2 को हम पर सॉल्व कर लेंगे, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 15। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 2, 6c4 6c2 के बराबर ही होगा, तो देखो आपको मदद मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपको मदद नहीं मिलेगी, और 6c6 1 ही होता है, 2 का पावर 3, ये लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये पावर 6 4, अच्छा यहां पे 0 आएगा सर, सॉरी यहां पे 0 आएगा, माय मिस्टेक, ये आपका 0, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो 2 का पावर 0, डिक्रीज होना था पावर तो 0 आएगा, तो इस तरीके से। तो फाइनली 2, ये हो जाएगा 2 क्यूब 8, 4 × 15 आपका 60 हो जाएगा, फिर 15 × 2 30 हो जाएगा, और ये 1, तो 2 × सर 60 और 30 90, 98 + 1 99, फाइनल आंसर बेटा 198, ये आपका आंसर हो जाएगा, 198 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस होता तो
इवन पावर वाले चले जाते, ऑड पावर वाले आपके पास रह जाते। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए माइनस वाला आ गया, एक क्वेश्चन माइनस वाला भी आ गया, तो यहां पे भी आपको सेम चीज करनी है। √3 + 1 का पावर 5, 5c0 √3 का पावर 5 प्लस 5c1 √3 का पावर 4, 5c2 √3 का पावर 3 डॉट 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 5c5 √3 का पावर 0 1, ये बचेगा। फिर √3 - 1, अब अल्टरनेट माइनस आ जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको लिखना है, मतलब अपने आप चीजें सिंपल हो जाएंगी, बस अल्टरनेट माइनस लगा देना है बेटा आपको। ठीक है, तो यहां पे माइनस आएगा और लास्ट में भी माइनस आएगा क्योंकि ऑड है, तो 5c5। अब हमें माइनस करना है, तो सर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। तो जब हम करेंगे √3 + 1 का पावर 5 माइनस √3 - 1 का पावर 5, तो अब सर ये वाले टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, आप देखेंगे तो बचेगा क्या, 2 टाइम्स 5c1 √3 का पावर 4, 5c3 √3 का पावर 2, 5c5 × 1, ये आपका बच जाएगा। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। 5c1 सर 5 होता है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5c3 5c2 के बराबर होगा यानी कि 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 5c5 1 होता है। चलिए एक और स्टेप, 3 स्क्वायर 9, 9 5 = 45, 10 3 = 30 प्लस 1, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 75 + 1 76, ये हो जाएगा 40 + 30 70 76, तो 2 6 = 12 1, 2 7 = 14 + 1 5, तो 152 आपका आंसर हो जाएगा। तो इवैल्यूएट जब भी बोले आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, तो इसको इसी मेथड से आप करिएगा। हमने दोनों केस देख लिए, प्लस वाला भी देख लिया, माइनस वाला भी देख लिया। ठीक है बच्चा, चलो अब ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वैल्यू निकालिए सर। 101 सर सिंपल कैलकुलेटर से कर सकते थे हम लोग, है ना यार, सिंपल 101 को 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आ जाएगा, पर यहां पे क्या लिखा है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे करें सर, बाइनोमियल यानी कि इसको 2 टर्म्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 टर्म्स में। तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 100 + 1 लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं। फायदा क्या होगा सर, 100 का स्क्वायर क्यूब आराम से कर सकते हो, और 1 का पावर कुछ भी तो 1 होता है, तो उस तरीके से आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करो जब भी ब्रेक कर रहे हो तो 0 0 में ब्रेक करो, 0 0। जैसे अगर 9 आ जाता तो उसको मैं 8 + 1 नहीं करता, मैं उसको 10 - 1 करूंगा। जितना कोशिश हो सके 0 लेके आओ। ठीक है, अब ये हो गया ब्रेक, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। 4c0 100 का पावर 4, 4c1 100 का पावर 3, 4c2 100 का पावर 2, 4c3 100 का पावर 1, 4c4। क्योंकि 1 का पावर कुछ भी तो 1 होगा, तो हमको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए 4c0 1 होता है, तो हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 100 का पावर 4 ना सर, सो 100 × 100 × 100 सर कितनी बार, 4 बार, तो 1 2 3 4, ये आ जाएगा। 4c1 सर 4 होता है, 100 पावर 3, तो 1 2 3, ये आ जाएगा। 4c2 आपका होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 × 100 × 100। फिर 4c3 यानी कि 4 × 100 और प्लस 1, ये हो जाएगा सर। ठीक है, तो अब इन सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हो सर, 1 2 3 4, मतलब 1 2
3 4, फिर उसके बाद 4 1 2 मतलब 1 2 3, फिर 4 आ गया, फिर 1 2, फिर 6 आ गया और फिर 400 आ गया, फिर 1 आ गया। ये इन सबको ऐड करना है तो 1 0 4 0 6 0 4 0 1। तो सर आंसर हो जाएगा आपका 1 0 4 0 6 0 4 0 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अब 98 का पावर 4 पूछ रहा है बेटा, 98 का पावर 4। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 95 पावर प्लस 3 कर दे या 97 प्लस 1 कर दे। पर बेटा एक बात बताओ, 97 का पावर 4 करने में बहुत दिक्कत आएगी, 100 का पावर 4 करने में दिक्कत नहीं आई थी। तो इसीलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ब्रेक करना है किसमें, 100 मतलब 0 के मल्टीपल्स में, हमेशा 0 के मल्टीपल्स में। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 100 माइनस 2 का पावर 4, 100 माइनस 2 का पावर 4। तो सर अब इसको एक्सपेंड जब करेंगे 4C0 100 का पावर 4 माइनस अल्टरनेट माइनस आ जाएगा 4C1 100 का पावर 3 2 का पावर 1 प्लस 4C2 100 का पावर 2 2 का पावर 2 4C3 100 का पावर 1 2 का पावर 3। अच्छा यहां पे माइनस आ जाएगा बेटा, अल्टरनेट प्लस माइनस है, और लास्ट टर्म प्लस 4C4 2 का पावर 4। ये हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। अब आपको सॉल्व कर देना है। 4C0 1 होता है सर, ये हो जाएगा 1 2 3 4 माइनस 4C1 4 होता है, 4 2 जा 8 1 2 3, 4C2 6 होता है सर, और 6 इंटू 4 24 1 2, 4C3 4 होता है सर, और 4 इंटू 8 4 8 जा 32 आ जाएगा, और लास्ट में 2 का पावर 4 16। ये हो जाएगा। अब यहां पे आप प्लस वाले एक साथ कर सकते हो और फिर माइनस वाले एक साथ कर सकते हो। जैसे मैंने प्लस वाले एक साथ अगर कर दिए तो ये हो जाएगा 1, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 0 0 2 4 0 0 1 6 माइनस, इन दोनों को आप ऐड करेंगे 3 2 0 0, तो यानी कि 8 0 0 3 2 0 0, ये हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को माइनस करना है, तो हम सिंपल माइनस कर सकते हैं। 1 0 0 2 4 0 0 1 6, और यहां पे आ जाएगा 3 2 0 0 8 0 0। तो सर 6 1, 10 में से 2 गया सर 8, 9 में से 3 गया सर 9 में से 3 गया 6, तो ये 3 हो गया था, ये 2 है, और फिर से 100 में से 8 गया सर तो 92। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 9 2 2 3 6 8 1 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में डाउट हो तो आप सर 98 को 4 टाइम्स करके चेक कर सकते हो, आप 98 को 4 टाइम्स करके चेक कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप श्योर हो जाओगे कि आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है, ठीक है, आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो आपने कैलकुलेशन करी है वो सही है और मेरे मार्क्स डिडक्ट ना हो। एक छोटा सा चेक जो कि हर किसी को करना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं और आते भी हैं, 2 से 3 मार्क्स में आते हैं। उसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, 0 के मल्टीपल में करना मत भूलिएगा। चलिए अब डेसिमल वैल्यू भी आता है, कई बार 0.99 आ जाएगा या 1.2, तो यहां पे भी सर 1 प्लस
या 1 माइनस, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रखोगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहां पे भी हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, 1 प्लस 0.2 का पावर 4। अगर 0.9 आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन भी है, अगर ये देता तो हम यहां पे लिखते 1 माइनस 0.01 का पावर n। तो इस टाइप से अगर डेसिमल आ जाए तो आपको 1 के मतलब पैरामीटर में करना चाहिए, ठीक है। अब इसको फिर से एक्सपैंड, 4c0 पहले टर्म 1 का पावर तो कुछ भी रहेगा सर, फिर 4c1 0.2 का पावर 1, 4c2 0.2 का पावर 2, 4c3 0.2 का पावर 3, 4c4 0.2 का पावर 4। इस तरीके से आप करेंगे। 4c0 1 हो जाएगा, 4c1 4 होता है, 4c2 6 होता है। अब ये हो जाएगा सर 2 2 जा 4, लेकिन 2 डेसिमल के बाद आएगा तो 0.04 हो जाएगा। 4c3 4 हुआ तो ये हो जाएगा 0.008, ये हो जाएगा। 4c4 1 होता है, ये हो जाएगा 0.0016, ये हो जाएगा सर। 2 का पावर 4 16, 16 बाय 4 जीरोस, तो ये हो जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए, 1 प्लस 4 2 जा 8, फिर ये हो जाएगा 0.24, ये हो जाएगा 0.032 और ये हो जाएगा 0.0016। अब इन सबको आपको ऐड अप करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 0.8, 0.24, 0.032 और फिर 0.0016 ऐड करना है सर। तो ये हो जाएगा 6, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 8 + 2 10, तो 1.0736 + 1 तो 2.0736। ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगेन अगर आपको चेक करना है तो आप 1.2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आप उसको 4 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर चीज आनी चाहिए, चेक करके आनी चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। ये आप क्लास घर में करके देखिएगा, मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है वो आप करके देखिएगा, अप टू 3 डेसिमल या 4 डेसिमल, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वही सिर्फ एक्सपेंशन करके, हम सिर्फ एक्सपेंशन करके सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने सिर्फ एक्सपेंशन करके सॉल्व किए हैं, तो ये था एक्सपेंशन बेस्ड, ठीक है। अब इसी में एक टाइप आता है जिसमें हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो चलिए अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, अगेन वो साफ साफ बोल रहा है सर यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, वरना मैथमेटिकल इंडक्शन भी बोल सकता है, जो कि अब सिलेबस में नहीं है। प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 49। तो सर 49 से डिविजिबल होने के लिए 49 के मल्टीपल होना चाहिए, लाइक 49 इंटू 1, 49 इंटू 2 या 49 इंटू सम इंटीजर। तो दिमाग में ये आना चाहिए जिससे भी डिविजिबल होना है उसके वो मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अब आते हैं सर 2 क्यूब मतलब 2 का पावर 3n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 का पावर 3 का पावर n, इस तरीके से। तो सर होगा क्या, 2 क्यूब हो जाएगा 8 और 8 को मैं लिख सकता हूं 1 + 7, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर 7 + 1 भी लिख सकते थे, लिख सकते हो, पर 1 अगर है तो 1 को पहले लिखो, 1 + 7 का पावर n, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसको एक्सपैंड कर दीजिए, ये क्या होगा nc0 + nc1 × 7, nc2 × 7 स्क्वायर, nc3 7 क्यूब डॉट 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 ncn 7 पावर n -7n -1, ये हो जाएगा बेटा। चलिए nc0 1 होता है, nc1 n होगा तो ये हो जाएगा 7n। बाकी ये जितने भी टर्म्स हैं इन सब में 7 स्क्वायर के हायर पावर्स हैं, तो यानी कि मैं 7 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं,
अगर मैंने 7 स्क्वायर कॉमन लिया, यहां बचेगा NC2 प्लस NC3 7 डॉट 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 NCN 7 पावर n-2 ये बचेगा सर। देख लीजिए एकदम क्लियर है। अरे सर ये तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा 49। अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, NCR हमेशा इंटीजर देता है, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देता है। तो इंटीजर इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर ये सब प्लस होके एक इंटीजर ही देंगे। कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये सब प्लस या माइनस होके या इंटू होके एक इंटीजर देंगे। तो क्या बन गया सर, ये बन गया 49 इंटू इंटीजर। तो आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड दैट 2 power 3n minus 7n minus 1 is divisible by 49। लीजिए दोबारा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन की मदद से आपने सॉल्व किया है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन की मदद से। तो जो भी वहां पे दिया है उसका मल्टीपल आपको यहां पे लाना है। अब बच्चा पूछता है सर कैसे दिमाग में लाए, 49 है, 49 क्या है 7 स्क्वायर यानी कि 7, तो दिमाग में आना चाहिए सर 7 कैसे यहां पे हम 7 लाए एक्सपेंशन में। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक्सपेंशन में कैसे 7 लाए वो आपका एक स्टार्टिंग फैक्टर होता है कि इनिशिएट कैसे करना है क्वेश्चन को। जिस दिन से आप वो समझ जाओगे तो आप आराम से आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64। 64 यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी कि सर 8 के बारे में कुछ होना चाहिए। ठीक है, 8 के बारे में कुछ होना चाहिए। 9n+1, सर यहां पे तो 9 का पावर कुछ होगा नहीं, पर इसको मैं लिख सकता हूं 9 पावर n इंटू 9 पावर 1 माइनस 8n माइनस 9 ऐसे लिख सकता हूं। तो सर 9 यहां पे, इस 9 को मैं 1 + 8 का पावर n लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकता हूं ना सर, 1 + 8 का पावर n माइनस 8n माइनस n ऐसे लिख सकता हूं। और मुझे 64 का चाहिए तो यानी कि 8 आ गया मेरा। तो अब इसको एक्सपैंड करेंगे और देखेंगे कि सर कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए, तो सर ये बनेगा NC0 NC1 फिर उसके बाद NC1 इंटू 8 NC2 8 स्क्वायर NC3 8 का पावर 3 डॉट 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 NCN 8 का पावर n, ये बन जाएगा माइनस 8n माइनस 9, ये हो जाएगा सर। ठीक है, अब 9 इंटू 1 NC1 ये 8n दे देगा। अब इन सब में से 8 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो सर ये बचेगा NC2 प्लस NC3 का 8 डॉट 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 NCN 8 का पावर n-2, माइनस 8n और 9 इधर है। सो 9 इंटू 1 9, 9 8 जा कितना होता है बेटा 72 होता है सर, सॉरी हाँ 9 8 जा 72 होता है। n प्लस 64 इंटू 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर, तो 9 इंटू 64 इंटू इंटीजर, अभी हमने प्रूफ किया था कि ये इंटीजर हो जाता है, माइनस 8n माइनस 9। लो सर 9 और 9 कैंसिल हो गया। अब सर 72 माइनस 8 कितना होता है, अगर आप देखेंगे तो 72 माइनस 8 आपको दे देगा 64n प्लस 64 इंटू 9 इंटू इंटीजर, मैं 9 को अंदर ले गया सर, 9 को अंदर ले गया। अब इन दोनों में 64 कॉमन लिया तो n प्लस 9 इंटू इंटीजर एक और इंटीजर हो जाएगा, और n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इंटीजर प्लस इंटीजर दूसरा कोई इंटीजर हो जाएगा, 64 इंटू कुछ इंटीजर हो जाएगा। लो सर बन गया। तो फिर से लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड दैट दिस इज डिविजिबल बाय 64। इस तरीके से सारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देख लीजिए, आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा है।
कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, समझने में। चलिए अब यहां पे देखिए एक एक्सपेंशन का क्वेश्चन, भाई सिग्मा दिया हुआ है सर, तो सिग्मा दिया हुआ तो डरना नहीं है बेटा, कोशिश करो एक्सपैंड करते हैं। आर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो NC0 3 का पावर 0, NC1 3 का पावर 1, NC2 3 का पावर 2 डॉट 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 NCN 3 का पावर n, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सर ये कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है, क्या मैं इसको NC0 1 का पावर n 3 का पावर 0 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। NC1 1 का पावर n माइनस 1 3 का पावर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जाता जाएगा NCN 1 का पावर 0 3 का पावर n। तो हो क्या रहा है सर, पहले टर्म का पावर डिक्रीज हो रहा है, दूसरे टर्म का पावर इंक्रीज हो रहा है, और साथ में बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, यानी कि ये क्या है, इसको मैं 1 + 3 का पावर n लिख सकता हूं, जो कि हो जाएगा 4/n। तो ये आपका बन गया RHS, यहां से हमने स्टार्ट किया था LHS। इस तरीके से ये प्रूफ होगा। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन के इवैल्यूएशन वाले, ठीक है बेटा, फिर 98 या 99 का पावर कुछ दिया होगा वो इवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन, फिर डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन, और ये एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी थे अभी तक, जो सिर्फ हमने एक फॉर्मूला देखा था एक्सपेंशन का कि पहले टर्म का पावर डिक्रीज होगा, दूसरे टर्म का पावर इंक्रीज होगा, सब के सब उसी पे बेस्ड थे, सब के सब उसी पे बेस्ड थे। तो आशा करता हूं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट और मेन टॉपिक पे, जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन, कि अगर एक बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, वहां पे हमने देख भी लिया था, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा TR+1 इक्वल्स टू NCR फर्स्ट टर्म का पावर n-r सेकेंड टर्म का पावर r, इसको बोला जाता है जनरल टर्म। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये हो जाएगा NC0 x का पावर n a का पावर 0, NC1 x का पावर n-1 a का पावर 1, NC2 x का पावर n-2 a का पावर 2 डॉट 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 NCN x का पावर 0 a का पावर n, ये हो जाएगा। तो अब अगर कंपेयर करें, सपोज करो मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो सर r की वैल्यू क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, r की वैल्यू क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, तो ये बन जाएगा NC2 x का पावर n-2 a का पावर 2, पहला दूसरा तीसरा, देखो सर NC2 x सेम टू सेम आ गया, यानी कि ये TR+1, यानी कि अगर आपको पहला टर्म चाहिए तो r को 0 रखना पड़ेगा, r को आपको 0 रखना पड़ेगा। तो कुछ भी हो बेटा, आपको ये फॉर्मूला एकदम रट लेना है। इसको रटने का भी तरीका क्या है, NCR फर्स्ट टर्म, जो भी यहां पे फर्स्ट टर्म है, x y z कुछ भी हो, फर्स्ट टर्म का पावर n-r, सेकेंड टर्म का पावर r, इस तरीके से आपको इसको रट लेना है, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रट लेना है। अब इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे। सो r+1th टर्म TR+1 इज कॉल्ड द जनरल टर्म, उसका फॉर्मूला ये, पहला टर्म का पावर n-r, सेकेंड टर्म का पावर r। नोट्स के लिए मैं दोबारा लिख देता हूं, जिससे क्या है कि बच्चा अगर मिस कर रहा है कि क्या हो रहा है तो कम से उसको लिखा हुआ भी मिल जाए, उसके नोट्स प्रॉपर बन जाए। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, फाइंड द 16th टर्म, पहला टाइप का क्वेश्चन होता है कि सर एक एक्सपेंशन है, उसके अंदर 15th टर्म कौन सा होगा, 20th टर्म कौन सा होगा, 16th टर्म कौन सा होगा, पहले टाइप का क्वेश्चन ये है। तो बेटा जब भी ऐसा कुछ आ जाए, सबसे पहले आप जनरल टर्म में उसको सेट कर दो, जनरल टर्म में सेट कर दो। सेट करने का मतलब सर TR+1, यहां पे n की वैल्यू 17 है बेटा, n क्या है, 17 है, तो 17CR फर्स्ट टर्म, देखो मैंने पूरा का पूरा ले लिया, जो भी फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म का पावर n-r, अब सेकेंड टर्म माइनस के साथ ले लो, क्योंकि वहां पे हमने x+a का लिया था, यहां पे माइनस है, तो माइनस, तो कभी भी गलती नहीं होगी,
का पावर आर। लीजिए सर, फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म का पावर आर। चुपचाप पहले आप उसको सेट कर लो जनरल टर्म में। अब जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। 16th टर्म चाहिए, मुझे चाहिए t16, यानी कि t15 + 1 16 होता है। तो यानी कि मैं क्या पुट अप करूंगा, पुट r इक्वल्स टू 15। तो ये हो जाएगा 15 + 1 17c15 √x 17 - 15 -√y 15, ये हो जाएगा बेटा। अब सॉल्व कर दो तो t16 17c15 होगा 17 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 17 - 15 2, तो x बचेगा, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे बचेगा y का पावर 15/2। तो सर ये हो जाएगा 16, ये कैंसिल, 2 8 जा, तो फाइनल आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 8 × 17 80 + 56 इज 136, सो -136 x y का पावर 15/2, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। जनरल टर्म में कुछ भी नहीं, जनरल टर्म में पहले सेट कर देना है, सेट करने के बाद जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और रट जाएगा ये फॉर्मूला। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, पहला टाइप था सिर्फ एक्सपेंशन, दूसरा टाइप है सिर्फ जनरल टर्म बेस्ड, बस, और कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, एकदम फ्री के मार्क्स है, मैं बोलता हूं, मतलब मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वेयर x इज नॉट 0। ठीक है सर, अभी आपने सिखाया, पहले अपन इसको जनरल टर्म में सेट कर लेंगे। अब थोड़ा सा हाथ ज्यादा तेज चलना चाहिए। 18cr पहला टर्म का पावर 18 - r, दूसरे टर्म का पावर r, इस तरीके से। 13th टर्म चाहिए तो r को मैं 12 पुटअप करूंगा, तो t13 ये हो जाएगा 18c12 9x का पावर 18 - 12 18 - 12 6 बचेगा, और -1/3 √x का पावर 12। अब जब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो ना बेटा, इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, इसको सॉल्व करने नहीं बैठना है आपको, इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। 18c12 ये हो जाएगा सर 9 का पावर 6 x का पावर 6, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का पावर 12 √x का पावर 12 यानी कि x का पावर 6, √x का पावर 12 यानी कि x का पावर 6। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, और सर 3 स्क्वायर 9 होता है, तो सर ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या बचा, 18c12, यानी कि 13th टर्म आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 18c12। आप चाहो तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो फैक्टोरियल में, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आ रहा है, क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 एंड x पावर 8 इन द एक्सपेंशन आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है बेटा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप का क्वेश्चन था कि आपको टर्म निकालना था, कि 13th टर्म 16th टर्म 18th टर्म 20th टर्म वैसा निकालना था। अब कोफिशिएंट निकालना है, x का पावर 7 या x। तो सर मेथड क्या चेंज हो जाएगा, नहीं बेटा, मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड सेम रहेगा। सबसे पहले अपन लिखेंगे जनरल टर्म tr+1, तो ncr पहले टर्म का पावर n - r, दूसरे टर्म का पावर r। अब जब भी x के कोफिशिएंट बोल रहे हैं ना, x से कोई पावर का, तब आप सारे कांस्टेंट को एक साथ कर लो और x को एक साथ कर लो, इतना काम अब आपको एक्स्ट्रा करना है। तो एक्चुअल जनरल टर्म आपका बन जाएगा ncr 2 का पावर n - r, ये 3 का पावर -r ऊपर चला जाएगा, और x का पावर r। तो ये पूरा का पूरा आपका कोफिशिएंट हुआ, और ये आपका x का पावर बन गया, ये आपका x का पावर बन गया, ठीक है। अब एक बार आप इसको भूल जाओ, हमको क्या चाहिए, x का पावर 7 चाहिए। तो सर x का पावर 7 कैसे मिलेगा,
जब मैं r को 7 पुटअप कर दूंगा, फॉर x पावर 7, r की वैल्यू 7 होनी पड़ेगी। तो जैसी मैं r की वैल्यू 7 डालूंगा वो हो जाएगा t7 + 1 n c7 2 का पावर n - 7 3 का पावर -7 x पावर 7, ये बन जाएगा। यानी कि ये जो कंप्लीट है, अब देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं बोल रहा, सिर्फ कोएफिशिएंट बोल रहा है। यहां पे भी बच्चे को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सेटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोल रहा है या सिर्फ कोएफिशिएंट बोल रहा है। यहां पे सिर्फ कोएफिशिएंट बोला है तो ये पूरा का पूरा आएगा बेटा, और अगर बोलता है सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो सिर्फ आप NC7 लेते, तब आप सिर्फ NC7 लेते। ध्यान रखना इस चीज को। तो सर यहीं पे फिर क्या बोल रहा है, फॉर x पावर 8, r को आपको क्या पुटअप करना पड़ेगा, 8, तो t 8 + 1, ये क्या बन जाएगा, NC8 2 का पावर n - 8 3 का पावर -8 इंटू x का पावर 8। लीजिए सर, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8। यहीं पे बोलता सर कौन सा टर्म, मतलब इस एक्सपेंशन में कौन सा टर्म आपका x पावर 7 देगा, तो ये बन गया 8th टर्म, कि सर 8th टर्म आपका x पावर 7 देगा, 9th टर्म आपका x पावर 8 देगा। तो इस तरीके से आप ये एक और टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर कौन से टर्म में x पावर 7 आएगा या x पावर 8 आएगा, तो ये भी साथ साथ हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ये दोनों कोएफिशिएंट इक्वल है तो n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि NC7 2 का पावर n - 7 और बाय 3 का पावर 7 इक्वल है NC8 के 2 का पावर n - 8 बाय 3 के पावर 8 से। ऐसे सर, चलिए अब इधर उधर ले जाइए। तो NC7 होगा आपका n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल n - 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n - 8 फैक्टोरियल। 3 पावर 7 यहां से कैंसिल हो जाएगा सर, और ये भी यहां से मतलब ये उधर जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो n, तो 2 पावर -1, तो यानी कि यहां पे बचेगा 3 पावर 1 और ऊपर में बचेगा बेटा -n + 7, तो 2 पावर -1 ये बचेगा। तो यहां पे देखो n और n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 8 और यहां पे बचेगा बाय n - 7, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, n - 7 इंटू n - 8 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/6। तो यहां से अपन करेंगे बेटा 6 8 जा 48 इक्वल्स टू n - 7, तो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, तो n - 7 इक्वल्स टू 48, तो n की वैल्यू हो जाएगी 48 + 7 55, ये आपका आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 55। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो यहां पे हमने 2-3 चीजें देखी। पहली, अगर आपको x का कोई कोएफिशिएंट बोल रहा है, x की पावर का कोई कोएफिशिएंट, तो आपको वहां पे क्या करना है बेटा, पहले जनरल टर्म निकाल के x के टर्म्स, मतलब प्योरली x की पावर को एक साथ ले लेना है और बचा हुआ सारा आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। फिर जो भी पावर है उसको r की वैल्यू आपको पुटअप करनी है। इस तरीके से ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे और क्वेश्चंस करेंगे तब और भी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तब आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। तो बेसिकली हो क्या रहा है सर, आपको अब दो अलग अलग क्वेश्चंस है लेकिन मेथड सेम ही है। जैसे रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब सर x का पावर अब क्या हो जाएगा, 0। x का पावर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तब अपन को क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे भी सर वही करेंगे। सबसे पहले यहां पे आप ले लीजिए जनरल टर्म।
तो सर जनरल टर्म क्या हो जाएगा? जनरल टर्म हो जाएगा 15CR फर्स्ट टर्म का पावर 15 माइनस R सेकेंड टर्म का पावर R। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। 15CR x का पावर 30 माइनस 2R हो जाएगा, 2 का पावर R हो जाएगा, x का पावर माइनस R हो जाएगा। 15CR 2 का पावर R, ये आपका कोफिशिएंट बन गया। x का पावर 30 माइनस 3R, ये हो जाएगा। x का पावर 30 माइनस 3R, ये हो जाएगा। यहां तक आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद पहला पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15। तो सर x पावर 15 के लिए फॉर x पावर 15 30 माइनस 3R इक्वल्स टू 15 होना चाहिए। 30 माइनस 3R जो भी x का पावर है ये 15 होना चाहिए ना सर। तो 3R इक्वल्स टू 15 होना चाहिए, R की वैल्यू 5 होनी चाहिए, R की वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट मेरा बन जाएगा 15C5 2 का पावर 5 लीजिए, सिंपल, क्योंकि यही बस आपका कोफिशिएंट है। फॉर x पावर 0 या इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, दोनों का मतलब सेम है बेटा। x पावर 0 का मतलब ही है इंडिपेंडेंट ऑफ x। 30 माइनस 3R को 0 होना पड़ेगा, 3R को 30 होना पड़ेगा, R को 10 होना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट मेरा क्या बन जाएगा? 15C10 2 का पावर 10। ठीक है, तो अब हमसे बोल रहा है मतलब रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट। तो सर रेशियो मेरा क्या हो जाएगा? x पावर 15 है, 15C5 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाय 15C10 2 का पावर 10। अब सर 15C5 और 15C10 इक्वल होगा, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे ये कैंसिल हो गया, 5 बचा। तो ये क्या बचा? 1/2 का पावर 5 यानी कि 32, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 32, यानी कि रेशियो बन गया बेटा 1:32। रेशियो आपका बन जाएगा 1:32। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा है, और आराम से मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए ऐसे क्वेश्चन लिए जहां पे 2-2 बार आपको करना पड़ रहा है। तो आप सॉल्व करेंगे जनरल टर्म को, जनरल टर्म को सॉल्व करने के बाद जो भी x की पावर आई है और जो यहां पे x की पावर का कोफिशिएंट बोल रहा है उसको आप इक्वल कर दोगे, जैसे इन दोनों में हमने किया। वहां से r निकल जाएगा, फिर उसका आप कोफिशिएंट निकाल लो, दैट्स इट। फिर उसका आप कोफिशिएंट निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए सर, शो दैट द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10 in the expansion of this and the term independent of x in the expansion of this is 1:32। प्रूफ करना है, मतलब दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में रेशियो निकालने हैं और फिर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, एक एक करके आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 10, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 10, इसका जनरल टर्म कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 10CR फर्स्ट टर्म का पावर कुछ भी, तो माइनस एक्स स्क्वायर का पावर R, यानी कि 10CR माइनस 1 का पावर R x का पावर 2R। लीजिए सर, ये आपका बन गया। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो TR प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 10CR फर्स्ट टर्म का पावर 10 माइनस R सेकेंड टर्म का पावर R। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10CR x का पावर 10 माइनस R माइनस 2 का पावर R x का पावर माइनस R। तो 10CR माइनस 2 का पावर R x का पावर 10 माइनस 2R। लीजिए सर, ये भी बन गया। अब
पहले केस में क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 10, तो फॉर x पावर 10 2r को 10 होना पड़ेगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 10c5 माइनस 1 का पावर 5, ये हो जाएगी सर, सिंपल। और यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि फॉर x पावर 0 यहां पे क्या है हमारा, 10 माइनस 2r है, तो 10 माइनस 2r को 0 होना पड़ेगा, 2r को 10, r को 5, तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा बेटा, 10c5 माइनस 2 का पावर 5, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रेशियो क्या बोल रहा है, -10c5, क्योंकि -1 का पावर 5 माइनस होता है, डिवाइडेड बाय -10c5 2 का पावर 5। सर ये और ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1:32, तो आप लिखेंगे प्रूव्ड, आप लिखेंगे इसको प्रूव्ड। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हर जगह हम लोग बार बार एक ही चीज कर रहे हैं बेटा, जनरल टर्म निकाल रहे हैं, सिंप्लीफाई करके एक्स की पावर्स को या एक्स की चीज को एक साथ लेके जा रहे हैं, कांस्टेंट को एक साथ लेके जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन में बोला है कि कोफिशिएंट एक्स की किस पावर का कोफिशिएंट चाहिए, आर को उससे इक्वेट कर दे रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस। सर मल्टीप्लाई करके दे दिया, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके दे दिया, अब क्या करेंगे। तो सर जो पावर 1 है आप इसको तो एक्सपेंड कर ही सकते हो ना, यानी कि ये हो जाएगा 1 इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x का पावर 9 प्लस x इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर 1/3x का पावर 9 प्लस 2x क्यूब 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x का पावर 9। यानी कि अब ध्यान से समझिएगा, ये तो सर 1 है तो ये एज इट इज रहेगा, x इंटू है, यानी कि यहां पे हर एक टर्म से x मल्टीप्लाई होगा और यहां पे हर एक टर्म से x क्यूब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं जनरल टर्म निकालना चाहूं, इसका जनरल टर्म tr+1 वो हो जाएगा ncr फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म का पावर r। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे, ncr 3/2 का पावर n माइनस r, x का पावर 18 माइनस 2r माइनस 1/3 का पावर r इंटू x का पावर माइनस r, और सिंप्लीफाई करेंगे ncr 3/2 का पावर n माइनस r माइनस 1/3 का पावर r, x का पावर 18 माइनस 3r, ये हो जाएगा सर। यानी कि ये जो तीनों है इनका जो आपका क्या बोलना चाहिए जनरल टर्म है वो ये आ जाएगा। अब इसको आप तीन अलग अलग क्वेश्चन समझ के चलिए। पहला पार्ट ये है, सर यहां से मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का पावर 0 चाहिए, तो सर एक्स का पावर 0 चाहिए यानी कि 18 माइनस 3r 0 चाहिए, तो r की वैल्यू हो जाएगी 6, r की वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 पुट अप कर दो, 9c6 3/2 का पावर 9 माइनस 6 और माइनस 1/3 का पावर 6। अब यहां पे आ जाओ सर, यहां पे x मल्टीप्लाई होगा, तो सर इंडिपेंडेंट कब होगा, जब यहां पे 1/x आएगा। अगर 1/x आया तो x उसको मल्टीप्लाई करके इंडिपेंडेंट ऑफ x बना देगा, यानी मुझे अब ये x पावर का -1 चाहिए, x पावर -1 चाहिए, x पावर -1 चाहिए, यानी कि 18 माइनस 3r -1 होना चाहिए। तो सर ये हो जाएगा 19 इक्वल्स टू 3r, तो r इक्वल्स टू 19/3।
अब बच्चे क्या गलती करते हैं, आर कोई 19/3 लिख देते हैं, ये गलत होगा सर। यानी कि इस वाले से आपको कोई भी एक्स इंडिपेंडेंट टर्म नहीं मिलेगा, एक्स इंडिपेंडेंट टर्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, आर शुड ऑलवेज बी इंटीजर। अगर आर इंटीजर नहीं है तो आप बोलेंगे वो टर्म वहां पे नहीं आ सकता, वो टर्म वहां पे नहीं आ सकता। ठीक है, यहां पे आ जाओ सर। यहां पे अब x पावर 3 है, बेसिकली हर एक टर्म 2x पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि मुझे यहां पे x का पावर -3 चाहिए। भाई यहां पे x का पावर 1 था तो x का पावर -1 चाहिए था। यहां पे x का पावर -3 होगा तभी तो कैंसिल होगा, तो मुझे यहां पे चाहिए x का पावर -3। तो यानी कि 18 - 3r -3 के इक्वल होना चाहिए। तो सर 3r हो जाएगा 21, r इक्वल्स टू 7। यानी कि मैं r इक्वल्स टू 7 डालूंगा तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तब आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, 4 से 5 मार्क्स में ये आ सकता है। समझिए, यहां से हमको मिला, यहां से नहीं मिला, यहां से फिर से मिला। अब ये 2 भी है सर, 2 भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो 2 × अब r की वैल्यू 7, तो 9c7 3/2 का पावर 9 - 7 2 और -1/3 का पावर 7, ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये प्लस ये, यहां से तो 0 आया सर, ये कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 9c6 कितना हो जाएगा बेटा, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 का पावर 3, 2 का पावर 3 यानी कि 8, ये हो जाएगा 1 का पावर 3 पावर 6, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 3 पावर बचाएगा, प्लस इसको, तो सर 9c7 9c2 के बराबर होता है, तो 2 × 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा सर बाहर, तो यहां पे ये माइनस आ जाएगा, -1/3 का पावर 7, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 5 दे देगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये × 8 × 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 तो 3 3 जा और 2 4 जा, एक 3 और कैंसिल हो जाएगा सर, ये 2 बचेगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 बचेगा, तो क्या बचेगा सर आपके पास 7/2 और 3 का स्क्वायर 9, सो 9 × 2 18, 7/18 माइनस, यहां पे आ जाओ, 9 × 8 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया बेटा, 4 × 2 ये 8 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पावर और चली जाएगी तो 3 बचेगा, तो ऊपर में अब बचा 2 और नीचे में बचेगा 3³ यानी कि 27, तो 7/18 - 2/27, तो फाइनल आंसर एलसीएम जब हम लेंगे तो सर 9 2 जा 9 3 जा, तो 9 6 जा 54, तो 18 3 जा 54 होता है बेटा, सो 3 7 जा 21 -27 2 जा 2 2 2 जा 4, तो यानी कि 17/54 आपका आंसर हो जाएगा, 17/54 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपको देखना था कि मल्टीप्लाई होके ये आपको कैसे वैल्यू देगा। ठीक है, तो आशा करता हूं चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सर उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, वहां पे था इंडिपेंडेंट ऑफ x, अब x 1 - x का पावर 16। मतलब जिन बच्चों को वो क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो दोबारा यहां पे समझ सकते हैं, मैं दोबारा पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं बेटा। तो यहां पे पहले हम इस सबको अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 1 × 1 - x का पावर 16 -3x × 1 - x का पावर 16 प्लस 7x² 1 - x का पावर
16, ये हो जाएगा। चलिए अब अगर इसका जनरल टर्म लेंगे तो टी आर प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 16CR, 1 का पावर कुछ भी तो 1 होता है, माइनस एक्स का पावर आर। लीजिए इसका जनरल टर्म भी आसान है सर, इसका जनरल टर्म भी आसान है, मतलब इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो 16CR माइनस 1 का पावर आर एक्स का पावर आर, आप ऐसे ले लीजिए। चलिए वापिस आते हैं, तीन अलग अलग सवाल। आपको x चाहिए तो सर यहां पे x का पावर 1 चाहिए मुझे। अब अगर मुझे x का पावर 1 चाहिए तो अब मैं क्या करूंगा सर, r की वैल्यू को 1 पुट अप करना पड़ेगा, जो भी वहां पे r है उसको 1 पुट अप करना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा 16C1 माइनस 1 का पावर 1, माइनस 1 का पावर 1। यहां पे आ जाइए सर, अब -3x है, यानी कि हर एक टर्म x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर मुझे तो फिर यहां से कांस्टेंट टर्म चाहिए ना, तभी तो मुझे वो x देगा। अगर मैं x को x साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे आपको चाहिए x का पावर 0, यानी कि r को आप क्या पुटअप करोगे बेटा, 0 पुटअप करोगे, और -3 पहले से ही था, ठीक है, तो 0 पुटअप किया तो 16C 0 आ गया, -1 का पावर 0 1 ही होता है, ये हो गया। अब यहां पे x स्क्वायर है तो मुझे अब यहां पे क्या चाहिए, x का पावर -1 चाहिए, मुझे अब यहां पे क्या चाहिए, x का पावर -1। तो सर मैं r को क्या पुटअप करूंगा, -1, पर सर हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, r को पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते, तो यहां से नो सॉल्यूशन आएगा। सिंपल शब्दों में जब हर चीज x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो x कैसे देगा, वो x नहीं दे सकता, दे सकता अगर 1/x पॉसिबल होता, पर यहां पे पॉसिबल नहीं है, तो यहां से 0 हो जाएगा। तो यही दोनों को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा -16C1 16 को देगा, और ये हो जाएगा -3 16C0 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा -19, आंसर हो जाएगा -19। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये था अभी तक जो अपन ने देखा कि जनरल टर्म का कैसे यूज होता है, उसमें जब दो मल्टीप्लाई में भी आ जाते हैं, वो सारे चीज हमने देखा। मैंने लगभग जो क्वेश्चन थे सारे टाइप के किए, इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म के ऊपर भी किए, तो इतना करने से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि बेसिकली लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम सिर्फ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे काफी सारे। मिडिल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। सर मिडिल टर्म क्या होगा, बेसिकली मिडिल टर्म क्या होगा, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई का होल क्यूब, जस्ट समझाने के लिए बेटा, जस्ट समझाने के लिए। ये दे देगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये दे देगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सर पावर इवन था, पावर इवन था, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ऑड हो जाएगा, 2 + 1 3। तो सर मिडिल टर्म एक ही आएगा, मिडिल टर्म एक ही आएगा। जब पावर ऑड था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 4, मतलब एक ज्यादा, इवन हो जाएगा, तो मिडिल टर्म 2 आएंगे, तो मिडिल टर्म 2 आएंगे, ये चीज आपको देखनी है। तो यहां पे जो मिडिल टर्म है वो कैसे आया सर, n/2 + 1, मतलब 3 टर्म थे तो 3 का आधा 1.5, यानी कि सेकंड टर्म आपका आंसर होगा। यहां पे 3 टोटल 4 टर्म थे, 4 का आधा यानी कि 2, तो 2 और उसके आगे वाला 3 वो आपका मिडिल टर्म होगा। इस तरीके से आइडिया लगा के भी आप जनरल टर्म निकाल सकते हो, नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है, इन x + y पावर n, ठीक है, इफ n is odd, then t n + 1/2 and t n + 3/2 are your middle term. If n is even, then t n/2 + 1 are your middle terms.
नहीं तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो। देखो 2/2 1, 1 + 1 2, तो T2 आपका मिडिल टर्म हो गया। फिर जनरल टर्म निकालना आता ही है, यहां पे 3 + 1 4, 4/2 2, 3 + 3 6, 6/2 3, तो सेकंड और थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म हो गया। तो इस तरीके से आप मिडिल टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो वही चीज यहां पे है, एक्सप्लेन करके लिखी हुई है, आप लोग अपना फॉर्मूला वाइज देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मूला वाइज देख सकते हो, अगर किसी को फॉर्मूला मतलब यहाँ पे मैंने टाइप करके भी दे दिया, 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, वो सेम ही चीज है सर। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + x का पावर 6। सर ये क्या है, इवन है, तो हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, t 6/2 + 1, यानी कि t 3 + 1, ये आपका मिडिल टर्म होगा। तो यहां पे भी क्या करना है बेटा, जनरल टर्म, यानी कि 6CR 3 का पावर 6 - R x का पावर R। तो यहां पे R की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है, तो 3 रख दीजिए, तो हो जाएगा 6C3 3 का पावर 6 - 3 3 और x का पावर 3, ये आपका मिडिल टर्म बन गया। सिंपल सर, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है बेटा, फॉर्मूला याद रखे, बस आपको जनरल टर्म में R की वैल्यू रख देनी है, R की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा 8 है सर, तो यहां पे मेरा मिडिल टर्म क्या होगा, t 8/2 + 1, यानी कि t 4 + 1। तो अब डायरेक्टली करते हैं, यानी कि 8C4 फर्स्ट टर्म का पावर 8 - 4 इंटू सेकेंड टर्म का पावर 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। तो मिडिल टर्म एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद हो गया तो आप इजीली कर सकते हो। अब दोबारा ये 10, यहां पे भी 10 है, तो आप ये निकाल सकते हो, इसको मैं एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक है ये, ठीक है। ये भी बेसिक सी चीज है, ये भी आप होमवर्क में कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है, इतना पार्ट मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। अब यहां पे देखो, फाइंड द 2 मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। 2 मिडिल टर्म्स यानी कि देखो अब पावर क्या हो गई, ऑड हो गई, तो अब मेरे मिडिल टर्म्स क्या होंगे, t 5 + 1/2 एंड t 5 + 3/2, यानी कि 6/2 3 एंड t 8/2 4। तो t3 और t4 आपके एक्सपेंशन होंगे। तो अब यहां पे जब मैं जनरल टर्म लिखूंगा tr + 1, वो हो जाएगा 5CR फर्स्ट टर्म का पावर 5 - R सेकेंड टर्म का पावर R, ठीक है। अब मुझे T3 और T4 चाहिए, तो T3 के लिए बेटा आप क्या लिखेंगे, T2 + 1, यानी कि R की वैल्यू 2 रखनी है, 5C2 x² 5 - 2 a² 2, और T4 के लिए T3 + 1, तो 5C3 x² 5 - 3 2 और a² 3, ये हो जाएगा। अब देखो कॉफिशिएंट देखो, 5C2 10 है, 5C3 भी 10 है, दोनों का कॉफिशिएंट सेम होगा, होना ही पड़ेगा, ये लोग सेम हो ना हो, ये दोनों सेम होंगे, बाइनोमियल कॉफिशिएंट सेम होंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको ये करना है। अब एक की जगह 2 निकलेगा, एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, वहां पे डायरेक्टली आ जाता है R+1, यहां पे R+1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा बस, ठीक है। इसी तर्ज पे एक और क्वेश्चन है 11, तो यहां पे भी सर हमारे जनरल टर्म मतलब क्या होगा, 11 + 1/2 एंड 11 + 3/2, तो t 12/2 6 एंड t 14/2 7, ये हो जाएगा। तो t 6 की जगह पे 5 + 1 और ये हो जाएगा 7 की जगह पे 6 + 1, तो 11C5 फर्स्ट टर्म टू द पावर 11 - 5 इंटू सेकेंड टर्म टू द पावर 5, और यहां पे 11C6 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म,
ठीक है, तो कॉफिशिएंट आप देखोगे वो सेम ही आएगा, वो बस सॉल्व करने पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है, पर वो दोनों ही मिडिल टर्म कहलाएंगी, वो दोनों ही मिडिल टर्म कहलाएंगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है यहां तक। अब ये एक और है, ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, और ये चौथा वाला भी आप लोग के लिए होमवर्क। तो दो मैंने सॉल्व किए, दो मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़े हैं। चलिए अब अपन करते हैं कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो टॉपिक्स बेटा 3 ही थे। ठीक है, टॉपिक्स अभी तक 3 ही थे। चैप्टर थ्योरी वाइज कंप्लीट हो चुका है। पहला टॉपिक था एक्सपेंशन, उसमें हमने डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन, इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन, वो सब देखा। सेकेंड टाइप था आपका जनरल टर्म, उसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या 16th टर्म 15th टर्म वो निकालना सीखा। थर्ड था आपका मिडिल टर्म, हमने वो, ये 3 ही टॉपिक है। अब इन्हीं सब के ऊपर कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है जो थोड़े टफ प्रॉब्लम्स है, वो सब मैं आपको करवा रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस एकदम स्ट्रांग हो जाए। चलिए, जैसे यहां पे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो आंख बंद करके कभी भी आ जाए कि कुछ x पावर 5 निकालना है, कुछ करना है, आपको पहले जनरल टर्म लिखना है बेटा। तो ये हो जाएगा 8CR x का पावर 8 माइनस आर, फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म का पावर r। अब मुझे x पावर 5 चाहिए, तो तुरंत आप क्या लिखोगे कि सर 8 माइनस आर 5 होना चाहिए, तो r की वैल्यू हो जानी चाहिए 3। तो r की वैल्यू को 3 पुट अप कर दो, तो 8C3 x का पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5, 3 का पावर 3। कोफिशिएंट बोला है तो सर 8C3 कितना होगा, 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 क्यूब 27। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टू 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 56 इंटू 27। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट करना था सर। नेक्स्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6। क्योंकि इस कोफिशिएंट वाले प्रॉब्लम्स थोड़े से डिफिकल्ट बच्चे के लिए होते हैं, तो हम थोड़े से और सॉल्व कर रहे हैं। अब x पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, मेथड सेम है सर, tr प्लस 1, 9cr फर्स्ट टर्म का पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म का पावर r, ये हो जाएगा। चलिए 9cr 3 का पावर 9 माइनस आर, एक्स का पावर 18 माइनस 2r, मल्टीप्लाई होगा सर। यहां पे -1/3 का पावर r, एक्स का पावर माइनस आर, और सिंप्लीफाई करेंगे 9cr 3 का पावर 9 माइनस आर -1/3 का पावर r, x का पावर 18 माइनस 3r हो जाएगा सर। ये आपका बन गया। अब आपको x पावर 6 चाहिए, यानी कि 18 माइनस 3r 6 होना चाहिए, तो सर 3r 12 हो जाना चाहिए, r की वैल्यू 4 हो जानी चाहिए, r की वैल्यू 4 हो जानी चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 कितना हो जाएगा, 9c4, 3 का पावर 9 माइनस 4 और -1/3 का पावर 4, तो ये प्लस हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, सर ये कैंसिल होके खाली 3 दे देगा, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा सर। 4 इंटू 3 इंटू 2, तो सर 4 और 2 8 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर हो जाएगा बेटा 7 6 7 5 35 42, सो 7 6 या 6 9 54 इंटू 7, 7 4 28, 2 7 5 35 37, सो 378 आपका आंसर हो जाएगा। 378 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पहले जनरल टर्म लिखना है, उसको बढ़िया से ब्रेक करके कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ, x के टर्म को एक साथ ले लेना है, फिर जो भी कोफिशिएंट बोला है, मतलब जो भी पावर बोला है, उस पावर को इधर x के पावर से इक्वल कर देना है। बस
फिर r निकल जाएगा, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर -15। सर ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको बस यहां पे जो x की पावर आई उसको -15 से बराबर कर देना है बस। ठीक है, तो देखते हैं सर, मेथड तो सेम ही है, tr+1, तो 10cr 3x² का पावर 10 - r माइनस a/3x³ का पावर r, ये हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना है बेटा, 3 का पावर 10 - r, x का पावर 20 - 2r, ठीक है, माइनस a/3 का पावर r, x का पावर -3r, ये हो जाएगा। तो 10cr 3 का पावर 10 - r, ये भी कांस्टेंट है, माइनस a/3 का पावर r, x का पावर 20 - 5r आ जाएगा सर, 2r और 3r प्लस होके ये। अब मुझे चाहिए -15, यानी कि यहां जो x की पावर है 20 - 5r वो -15 के बराबर होनी चाहिए। यहां पे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 35 = 5r, r की वैल्यू 7। जब तक r की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ रही है यानी कि वो वैलिड है। अगर r की वैल्यू नेगेटिव या एक रैशनल नंबर आ जाए तो आप बोलेंगे ये वाला टर्म इसमें कभी नहीं आ सकता, उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0। जो टर्म नहीं आ सकता उसका कोफिशिएंट आप बोलोगे 0, सिंपल सी बात। ठीक है, पर एक इंटीजर आई है तो सर कोफिशिएंट ऑफ x पावर -15 कितना हो जाएगा? 10c7, 3 का पावर 10 - 7, ठीक है, माइनस a/3 का पावर 7, ये हो जाएगा। अब आपको ये सॉल्व करना है, इतना तो यार आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह हम सिर्फ एक ही मेथड कर रहे हैं। आप ये चीज देखो, जनरल फॉर्मूला लिखा, जनरल फॉर्मूला लिख के उसको एक्सपैंड किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इस पावर को जो यहां पे गिवन पावर है उससे इक्वेट किया। अगर r एक इंटीजर आया तो वो उसका आंसर देगा, इंटीजर की जगह कुछ और आया, पॉजिटिव इंटीजर की जगह, तो आंसर नहीं होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a7b5। सर अब दो टर्म आ गए तो अब हम फिर घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है, मेथड वही है। पहले हम लिखेंगे tr+1, 12cr, पहले टर्म का पावर 12 - r, दूसरे टर्म का पावर r। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 12cr, a का पावर 12 - r, -2 का पावर r, b का पावर r, 12cr -2 का पावर r, 12 - r, b का पावर r। लीजिए, पहली चीज, अगर यहां पे ऐसा बोलता a पावर 7, b पावर 6, a पावर 11, b पावर 3, पहले सर दोनों पावर को ऐड करके देखो, 7 + 6 13, सर पावर तो 12 है। पढ़ा क्या था, अगर दोनों वेरिएबल हैं उनका सम इसी के इक्वल आना चाहिए, तो ये टर्म नहीं आएगा, डायरेक्टली आप लिखोगे 0। 11 + 3 14, ये भी टर्म नहीं आएगा, डायरेक्टली लिखोगे कोफिशिएंट 0। 7 + 5 12, सर 12 के बराबर है, यानी कि ऐसा टर्म जरूर आएगा, यानी कि कोई ना कोई r की वैल्यू ऐसी होगी जो ये दे देगा। तो b का पावर 5, r अगर मैं 5 रख दूं तो 12 - 5 7, लो सर हो गया। सो फॉर r = 5 we will get a power 7, b power 5, therefore coefficient of a power 7, b power 5 will be कितना? 12c5 -2 का पावर 5, यानी कि -32 × 12c5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको चीजें देखनी है, जो हमने बेसिक में पढ़ा था वो बेसिक को ही यहां पे एक्सटेंड करेगा। ठीक है, वो बेसिक को ही यहां पे एक्सटेंड करेगा। आशा करता हूं ये सब चीजें समझ में आ रही हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब डज नॉट एक्सिस्ट इन दिस एक्सपेंशन। ये आया ना सर कुछ अच्छा क्वेश्चन, एक डिफरेंट क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि एक्स क्यूब इसके अंदर नहीं आता, ये प्रूव करना है आपको। तो सर उसका कोई मेथड अलग हो जाएगा? नहीं बेटा, अभी भी वही करना है, rth टर्म tr+1। ठीक है सर, 8cr पहला टर्म का पावर 8 माइनस r, दूसरे टर्म का पावर r। चलिए 8cr 3 का पावर 8 माइनस r, x का पावर, अब थोड़ा सिंप्लीफाई भी तो करेंगे ना, और फिर यहां पे -1/2 का पावर r, x का पावर -r। चलिए लास्ट स्टेप, 8cr 3 का पावर 8 माइनस r -1/2 का पावर r, x का पावर हो जाएगा बेटा 8 माइनस 2r। ये हो जाएगा 8 माइनस r माइनस r, 8 माइनस 2r। सो फॉर x क्यूब, वहां पे x का पावर क्या है? 8 माइनस 2r शुड इक्वल्स टू 3। वो सर 3 के इक्वल होना चाहिए, तो 2r 8 माइनस 3 5 के इक्वल होना चाहिए, r हो जाएगा 5/2। क्या आ गया सर? एक रैशनल नंबर आ गया। तो सिंस r इज नॉट इंटीजर, आप बोलेंगे x क्यूब डज नॉट एग्जिस्ट इन द एक्सपेंशन। x क्यूब डज नॉट एग्जिस्ट इन द एक्सपेंशन। अगर वो r की वैल्यू एक इंटीजर होती तब आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन r की वैल्यू अगर रैशनल नंबर या नेगेटिव नंबर हो जाए तब आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, तब आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन बेटा, ये थोड़े से लेंदी हैं। ये जो भी है आपके 4 मार्कर्स 5 मार्क्स आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन। एक एक्सपेंशन जिसमें कुछ भी नहीं दिया, ना पहला टर्म ना दूसरा टर्म ना पावर। इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 7290 और ये रिस्पेक्टिवली, तो पहले 3 टर्म्स ये हैं, तो आपका ए बी और एन की वैल्यू क्या होगी ये बोला जा रहा है। चलिए अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये क्या बन जाएगा? NC0 ए का पावर n, NC1 ए का पावर n-1 बी का पावर n, NC2 ए का पावर n-2 बी का पावर 2 एंड सो ऑन। मैं बाकी टर्म क्यों नहीं लिख रहा? हमें बोला है सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो मैं सिर्फ पहले 3 टर्म्स को ही देखूंगा ना बेटा। तो सर NC0 तो 1 होता है, तो यानी कि a पावर n की वैल्यू 729 है। ठीक है, अब NC1 n होता है, तो n इंटू a का पावर n-1 b का पावर 1, इसकी वैल्यू 7290 है। और तीसरा टर्म NC2 यानी कि NC2 a का पावर n-2 b स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा 30375 है। तो बेसिकली 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं, बेसिकली 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं, तो हमें को ये सॉल्व करना है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 729, सर 729 किसी का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है? आप कर सकते हैं सर 3 या 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 8 जा, तो 9 का क्यूब भी होता है, या 3 का स्क्वायर, तो 3 का पावर 2 3 जा 6, तो ये भी हो सकता है। तो n की वैल्यू 3 हो सकती है सर। ठीक है, n मतलब यहां पे क्या हो सकता है सर कि a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू 9 हुई तो n की वैल्यू 3 होगी, और a की वैल्यू अगर 3 हुई तो n की वैल्यू 6 होगी। तो सर ये 2 केसेस आ गए हमारे पास, ये 2 केसेस आ गए। अब इन 2 केसेस को बारी बारी करके आप यहां पे पुट अप करके देखेंगे। जैसे कि ये सर n, तो n अगर मैंने पहला केस लिया, तो सर अगर मैंने पहला केस लिया तो सर सिर्फ 3 ही टर्म आएंगे, मतलब 4 ही टर्म आएंगे। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो n को अगर मैंने 3 लिया, सो 3 a मेरा क्या है बेटा? a मेरा 9 है, तो 9 का पावर 2 इंटू b
7290 होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं। सर ये बेसिकली क्या है, 9 क्यूब इंटू 10 है, तो ये 9 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो सर b का पावर 1 हमारा क्या बचेगा, 30 बचेगा। तो b हमारा क्या हो जाएगा, 30। फर्स्ट केस के लिए b आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं इसको सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई करेंगी तो वो सेट आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली सेकंड सेट आपका आंसर हो जाएगा। तो n3 है सर, तो 3c2, a मेरा 9 है तो 9 का पावर 3 माइनस 2, और b मेरा 30 है तो 30 का पावर 2। ये वैल्यू सर होनी चाहिए 30375। चेक कर लेते हैं, 3c2 3 है सर, 9 है, 900 है, तो सर 2 जीरो आ गए। सर ये तो नहीं हुआ सर, क्योंकि यहां पे जीरो आ पर ये, तो यानी कि ये सेट आपका आंसर नहीं होगा, ये सेट आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार चेक करने के लिए आप दूसरा सेटअप लेंगे, a की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6। तो अब अगर मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, n की वैल्यू 6, a की वैल्यू 3, 3 का पावर 6 माइनस 1 5, b का पावर 1, 7290, यानी कि 3 का पावर 6 इंटू 10। तो सर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा 2b इक्वल्स टू 10, तो b की वैल्यू यहां से आएगी सर 5। ठीक है, अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 6c2, क्योंकि n की वैल्यू 6 है सॉरी, n की वैल्यू 6 है, तो 6c2 इंटू a 3 का पावर 6 माइनस 2, और b जो कि 5 है, 5 का पावर 2। तो सर 6c2 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सो 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 15। तो सर 15 इंटू 25 इंटू 3 का पावर 4, सर 81। ये देख लीजिए सर, ये यही आएगा, 0 0 नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 5 एंड n इज इक्वल्स टू आपका 6। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से केसेस लेने हैं, क्या पता ये केस आंसर देता, क्या पता ये केस, तो यहां से हम आ गया, ये केस नहीं होगा, ये इस तरीके से। तो सिंपल था, कुछ भी नहीं गिवन था, लेकिन फिर भी सिंपल था, क्योंकि हमें एक एक करके वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, क्योंकि एक एक करके हमें वैल्यू निकालनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड a if the coefficient of x square and x cube in the expansion are equal। अब सर ऐसे टाइप का क्वेश्चन कि वहां पे आपको बोल दिया कि सर एक कोफिशिएंट है, उसको वैल्यू निकालो अगर ये दोनों इक्वल है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मेथड क्या है सर, पहले तो जनरल टर्म निकालेंगे, तो टी आर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, एन सी आर 3 का पावर 9 माइनस आर ए एक्स का पावर आर, और सॉल्व करेंगे तो एन सी आर 3 का पावर 9 माइनस आर ए का पावर आर एक्स का पावर आर। तो ये आपका कॉफिशिएंट हो गया सर, बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं बोला है, कॉफिशिएंट बोला है, और एक्स का पावर आर। तो सर फॉर एक्स स्क्वायर आर की वैल्यू को 2 होना पड़ेगा, यानी कि कॉफिशिएंट क्या बन जाएगा, 9c2 3 का पावर 9 माइनस 2 और ए का पावर 2, ये हो जाएगा। फॉर एक्स क्यूब आर की वैल्यू को 3 रखना पड़ेगा, 9c3 3 का पावर 9 माइनस 3 6 ए का पावर 3। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों इक्वल हैं बोल रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, तो सॉल्व कर देते हैं। सर यहां से ये कैंसिल होके ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल होके ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये सब ऊपर जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो सर 6 फैक्टोरियल कैंसिल होकर यहाँ पे 7 दे देगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल होकर यहाँ पे 3 दे देगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 3 जा 9 बाई 7। तो a की वैल्यू हो जाएगी सर 9 बाई 7, a की वैल्यू हो जाएगी 9 बाई 7।
इस तरीके से ये सॉल्व होगा, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा है। सिंपल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हमने काफी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सर ये देखिए, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5। सर पहले तो पावर 1 आती थी, अब यहां पे देखो क्या क्या आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया। तो क्या डर जाएंगे? नहीं सर, आप इन दोनों में से किसी एक को ओपन कर दो। सर ये वाला सिंपल लग रहा है, इसको ओपन कर देते हैं। या आपको ये सिंपल लग रहा है, आप इसको ओपन कर दो, 6 ही टर्म आएंगे। आपको x पावर 5 चाहिए, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो बेटा हमको क्या मिल जाएगा, 6c0 प्लस 6c1 2x प्लस 6c2 2x स्क्वायर 6c3 2x क्यूब 6c4 2x पावर 4 6c5 2x पावर 5 6c6 2x पावर 6 होल इनटू 1 माइनस x का पावर 7। तो सर अब ये 1 माइनस एक्स पावर 7 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, पर यहां पे x पावर 6 आ गया सर। तो जैसे ही, या तो चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 0 1 होता है तो 1 माइनस एक्स का पावर 7 प्लस 6c1 6 होता है तो 6 2 12 x इंटू 1 माइनस एक्स का पावर 7। अब 6c2 15 होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो 3 5 15, तो 15 इंटू 4 60x स्क्वायर 1 माइनस एक्स का पावर 7 6c3 6 फैक्टोरियल 3 3 तो 6 5 4 ये कैंसिल हो जाएगा 20, सो 20 इंटू 8 सो 2 8 0 जा और 8 2 जा 16 तो 160 x क्यूब 1 माइनस एक्स का पावर 7 64 62 के बराबर होगा, तो 15 और 2 का पावर 4 16 तो 15 इंटू 16 15 इंटू 16 5 6 30 5 1 5 प्लस 3 8 1 6 6 1 तो ये हो जाएगा सर 0 8 प्लस 6 14 1 240 x का पावर 4 1 माइनस एक्स का पावर 7 6c5 6 होगा 6 इंटू 32 6 इंटू 32 6 2 12 1 6 3 18 प्लस 1 9 सो 192 इंटू एक्स का पावर 5 1 माइनस एक्स का पावर 7 प्लस 6c6 1 है। अब यहां पे सर जब हम 2x पावर 6 करते हैं इंटू ये, तो सर यहां से हमें कोई भी x पावर 5 नहीं मिलेगा क्योंकि सारे टर्म्स x पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, यहां से 0 आ जाएगा। अब आपका ये बचा, अब आपका ये बचा 1 माइनस एक्स पावर 7 का जनरल टर्म क्या होगा, tr प्लस 1 7cr 1 का पावर कुछ भी माइनस 1 का पावर r x का पावर r, ये हो जाएगा। तो अब बेटा मुझे x पावर 5 चाहिए। अब ये हर एक अलग अलग क्वेश्चन में डिवाइड हो गया। यहां पे मुझे x पावर 5 चाहिए, तो सर 5 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा 7c5 माइनस 1 का पावर 5 प्लस 12x। अब सर x है तो मुझे यहां से अब x पावर 4 चाहिए, तभी तो x इंटू एक्स पावर 4 क्या बनेगा, x पावर 5 बनेगा। तो अब मुझे यहां पे x पावर 4 चाहिए, तो आप 7 क्या रखेंगे, 7c4 माइनस 1 का पावर 4, ठीक है, प्लस 60 x स्क्वायर है तो अब मुझे यहां से x क्यूब चाहिए, यहां से x क्यूब चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 7c3 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 160 x क्यूब, तो यहां से सर मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो 7c2 माइनस 1 का पावर 2, ठीक है। फिर यहां पे 240 ये हो जाएगा
x पावर 4, अब यहां से मुझे सर x पावर 1 चाहिए, तो यानी कि 7c1 माइनस 1 का पावर 1। लास्ट यहां से मुझे x पावर 0 चाहिए, तो 190, क्योंकि x पावर 5 पहले से ही है, तो यहां पे आ जाएगा 7c0 माइनस 1 का पावर 0। ये सब अब आपको ये सारा कैलकुलेट करना है, जो फाइनल कोएफिशिएंट आएगा वो आपका आंसर होगा, वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते थे, मेथड सेम होता। तो दोनों में जब भी ऐसा आ जाए, आपको किसी एक को एक्सपेंड करना है, फिर मल्टीप्लाई करके जो जो हर बार चेंज होता जाएगा, क्योंकि यहां पे पहले से बाहर कुछ मल्टीप्लाई में है, तो जो भी मल्टीप्लाई में है वो माइनस कर दो। जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो x3 बचा, तो x पावर 3 का कोएफिशिएंट। यहां पे x पावर 4 मल्टीप्लाई में है तो x, अब यहां पे मुझे सिर्फ x चाहिए, तभी तो x पावर 5 होगा, तो x पावर 1 का कोएफिशिएंट। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसके बाद वाला स्टेप आप लोग खुद से कर सकते हो, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग हो, ठीक है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग हो। नेक्स्ट, find n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is √6:1। सर फ्रॉम द बिगनिंग तो ठीक है, फ्रॉम द एंड कैसे हम करेंगे? एग्जाम में बच्चा कभी भी कंफ्यूजन हो जाए ना, तो छोटी छोटी एक्सपेंशन आपको मदद करेगी। कैसे? सर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो बिगिनिंग से वो क्या हो जाता है n माइनस आर प्लस 1। तो देखो 3, ठीक है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गई वो। अब सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड, तो पहले से मुझे क्या चाहिए? थर्ड चाहिए, ठीक है, तो n माइनस आर प्लस 2 हो जाता है वो, फिर n माइनस आर प्लस 2 फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाता है, क्योंकि प्लस 1 भी आएगा, ठीक है ना, तो n माइनस आर प्लस 2 फ्रॉम द बिगिनिंग ये हो जाएगा। तो अब देखो n की वैल्यू 3 है, तो यहां पे 3 रखा, r 2 रखा, तो 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2 थर्ड टर्म आपका हो गया। जैसे कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ये चाहिए, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 2 4, फोर्थ टर्म आ गया ना। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स rth term from end is equals to n minus r plus tooth term from beginning, ये हो जाता है सर। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मैंने उसको निकालना भी सिखा दिया। तो अब अपन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। पहले जनरल टर्म लिखेंगे tr प्लस 1, ठीक है, तो ये आपका rth टर्म ही है, rth टर्म ही ये कहलाता है। तो NCR फोर्थ रूट ऑफ 2 का पावर n माइनस आर 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ 3 का पावर r। सो फिफ्थ टर्म चाहिए, ठीक है, तो बेसिकली फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो सर फिफ्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और अब मुझे चाहिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा? n माइनस 5 प्लस 2, n माइनस 5 प्लस 2, तो सर n प्लस 3 टर्म हो जाएगी, n प्लस 3 टर्म हो जाएगी। तो यहां पे r को अगर मैंने 4 रखा, तो ये क्या हो जाएगा? t 4 प्लस 1, तो NC4 फोर्थ रूट ऑफ 2
का पावर n-4 और 1/4 का पावर 4। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, n-r +1 तो t n-5 +1 ये हो जाएगी। तो ये बन जाएगी बेटा n-4, ठीक है, n-4 तो n-t n-4 +1 तो nc n-4, ठीक है, nc n-4 और यहां पे आ जाएगा 4/2 का पावर n माइनस r की जगह पे n-4 इंटू 1/4 का पावर n-4 ये हो जाएगी सर, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है सर, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है √6:1, यहां पे इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है √6:1, यानी कि nc4 फिर 4/2 का पावर n-4 और 1/4 का पावर 4 डिवाइडेड बाय nc(n-4), यहां पे n कैंसिल हो जाएगा, 4/2 का पावर 4 1/4 का पावर n-4। इसकी वैल्यू बेटा दी हुई है √6/1। इसको अब आपको सॉल्व करना है। देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, अब ये 4 ऊपर जाएगा n-8, ये 4 नीचे आएगा तो ये भी बन जाएगा n-8, ठीक है, n-8, यानी कि ये बन रहा है बेटा 4/2 का पावर n-8 और ये 1/3 नीचे गया तो ये ऊपर चला जाएगा 4/3 का पावर n-8 इक्वल्स टू √6। तो सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन रहा है 2 3 6, ये क्या बन रहा है बेटा 2 3 6, तो 6 का पावर n-8/4 इक्वल्स टू 6 का पावर 1/2। लो सर अब तो सॉल्व हो गया, n-8/4 इक्वल्स टू 1/2, 2 1 2 2 n-8 इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी फिर सॉल्विंग सेम है, जनरल टर्म निकालो उसके बाद सॉल्व करो, बाकी सब का सब सेम है। एक वर्ड बस नया आया, nth टर्म या rth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम द एंड ये आया। क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहां पे बेटा हमने सारे के सारे क्वेश्चन, कुछ मिसलेनियस जो कि काफी टफ थे, जो कि नए टाइप के थे, वो भी क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ा है, सब कुछ हमने कवर अप कर लिया। छोटा सा चैप्टर, सिर्फ 3 पार्ट थे, जनरल एक्सपेंशन, मिडिल टर्म और आपका जनरल टर्म, ये 3 चीज थे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी बनते हैं, मैंने सब जगह पे एक ही जैसा होता है, मैंने सारी चीज आपको कवर करी है। होमवर्क के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, आप लोग फोटो ले सकते हो या सॉल्व कर सकते हो, बाकी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये भी कुछ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है। तो ये था आपका बायनोमियल थ्योरम। पीएनसी के बाद बायनोमियल थ्योरम एक छोटा चैप्टर होता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पेज सीरीज में। तब तक आप सारी चीज, सारा जो भी हमने पढ़ा है वो सिर्फ करते रहिए, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं सब कुछ कवर अप कर रहा हूं, आपको इसके सिवा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, आपका पूरा एनसीईआरटी, हाँ थोड़े बहुत टॉपिक जो एनसीईआरटी में डिलीट है मैं वो भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट्स में बोले कि सर हमारा स्टेट बोर्ड है, हमारा ये है, हमको आप कुछ भी डिलीट मत करिए। जो मेजरली हम कवर कर सकते हैं हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए, पीडब्ल्यू की पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू।